तो अब तक हम मीनिंग ऑफ जर्नल बहुत अच्छे से देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने जर्नल का जो फॉर्मेट है उसको भी बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो मीनिंग और फॉर्मेट के बाद हम कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि हमारा जो जर्नल है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस का मतलब ये होता है कि उसके कार्य क्या क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे अकाउंटिंग का जो सफ़र है उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी की जो शुरुआत होती है, जो पहली सीढ़ी है, वो होती है जर्नल मेंटेन करना, यानी कि जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ये पहली फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे, ये वो फाउंडेशन है जिसके आधार पर हमारे अकाउंटिंग की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो हम जब जर्नल मेंटेन कर रहे हैं तो जर्नल इस जर्नी में क्या क्या काम, क्या क्या फंक्शंस अदा करेगा, क्या क्या उसके फंक्शंस रहेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जर्नल का जो सबसे पहला फंक्शन है, हमारे जर्नल का जो सबसे पहला फंक्शन अगर हम कहें कि हमारे जर्नल के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भी हमारा जो जर्नल है वो कीपिंग करता है। जर्नल क्या काम करता है? कीपिंग का वर्क करता है। कीपिंग अ chronological order of all the transaction बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने कहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीका, दिनांक वाइज, डे टू डे, दिनांक के हिसाब से, दिन के हिसाब से उसके सीक्वेंस को मेंटेन करने का काम हमारा जो है जर्नल वो करता है। यानी कि आपको आज की डेट के अंदर अगर 10 ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना है कि उनकी सीक्वेंस क्या है, वो किस क्रमबद्ध तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर घटित हुए थे। यानी कि कौन सा ट्रांजैक्शंस पहले हुआ था और कौन सा ट्रांजैक्शंस बाद में हुए थे। तो टू कीपिंग अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टू मेंटेन, कीपिंग कह दीजिए या कह दीजिए टू मेंटेन अ ऑर्डर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का जो ऑर्डर मेंटेन करना है, जो सीक्वेंस मेंटेन करना है, उसका जो कार्य है वो हमारा कौन करेगा? जर्नल करेगा। तो ये हमने पहला कार्य देख लिया हमारे जर्नल का। इसके बाद हमने कहा कि जर्नल के जब अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस की जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो पोस्टिंग करते समय हमें उस ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वर्क क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस होता है। क्या होता है? एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कैसे एनालिसिस? अभी अपन पहले बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन के एनालिसिस का मतलब हो गया एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इसी लेवल पर होता है। यानी कि जर्नल के अंदर ही हम हमारे ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि इस ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ उन अकाउंट के डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट को ही यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब तक हमने ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने कहा आगे की जर्नी आप शुरू भी नहीं कर पाओगे। तो जर्नल वो फाउंडेशन है, वो बेस है, वो पहली सीढ़ी है जिस पे चढ़ने से पहले आपको
जिसकी शुरुआत करने से पहले आपको ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन से अकाउंट है जो अफेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट को समझने के लिए आपके पास दो अप्रोच थी, चाहे तो आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लो, चाहे तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर लो, ये आपकी चॉइस है। तो जब अकाउंट को एक बार आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद में डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शंस के अंदर जो जो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जो बेस है वो यही है। इसी जगह पे हम हर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ये वो फाउंडेशन होगी जहां से, वो नींव का पत्थर हो गया जहां से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, हमारे अकाउंटिंग की बिल्डिंग खड़ी की जाती है। ठीक है, फिर मैंने कहा और क्या फंक्शंस हो सकते हैं। और फंक्शंस देखिए, मैंने कहा कि एक जर्नल को मेंटेन करने के लिए या जर्नल के जो फंक्शंस जो हमें बताए गए हैं वो है टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शंस। आप डिटेल में इसी चीज़ को डिटेल में लिख दीजिए कि ट्रांजैक्शंस को जब आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पहले का स्टेप है, यानी कि अगर मैं सीक्वेंस डालना चाहूँगा तो ये मेरा सीक्वेंस नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया, मैंने गलती से पहले बता दिया इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1 मिनट एरर आ रहा है कोई, चलिए। हाँ, तो मैं सीक्वेंस की बात करूंगा फंक्शंस को। तो पहला फंक्शन हमने बताया था टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो हमारा ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखिए। सेकंड जो हमारा फंक्शंस है वो फंक्शंस आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करने का जो डिसीजन होता है, आइडेंटिफाई दी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करने का काम, और जो आपने डिसीजन लिया आपने कि भी इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कि ये डिसीजन भी इसी लेवल पे आपको लेना होता है। तो ये भी हमारा फंक्शन हो गया, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड डिसीजन टू रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शंस। क्योंकि मैंने कहा अगर ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंट नहीं होगा तो हम उसको मेंटेन ही नहीं करेंगे। तो सेकंड जो हमारा था फंक्शन, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करने का जो डिसीजन था वो था। थर्ड में कहा मैंने, जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद में कौन कौन से अकाउंट उसमें इफेक्ट हो रहे हैं और उनके डेबिट के और क्रेडिट के जो एस्पेक्ट्स है, कितने अकाउंट से डेबिट करना है, कितने अमाउंट से डेबिट करना है, कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, ये भी फंक्शन किसका है, जर्नल का है। साथ ही साथ जर्नल एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है। क्या करता है, एक हमारे लिए एक बेस तैयार करता है, जिसके आधार पर जो लेजर पोस्टिंग का काम है हमारा, जो हमारी लेजर पोस्टिंग है, उस लेजर पोस्टिंग, आगे हमने कहा था कि लेजर भी एक बुक ही है जहां पे हर ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड किए गए थे उनके अकाउंट हमारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। और अकाउंट बनाते समय हमने ये देखा था कि अगला जो स्टेप होगा, हम जर्नल से उन ट्रांजैक्शंस को उठा के लेजर में लेके आएंगे। कैसे लेके आ जाएंगे ये अभी पता नहीं है हमें, तो इस स्टेप्स को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो जो अकाउंट को, जिन अकाउंट को आपने जर्नल में जगह दी है, उन अकाउंट का अपना एक प्लेस होगा, उसको बोलते हैं लेजर। तो वो लेजर कैसे पोस्टिंग होगी, पर इसका जो बेस है वो तो हम बाद में सीखेंगे, पर अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि उस लेजर पोस्टिंग का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो बुक जिसके आधार पर लेजर पोस्टिंग की जाती है वो है हमारी जर्नल।
तो फंक्शन हमने चार फंक्शन बताए, हमने चार फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने सबसे पहले कहा कि भाई हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस को मेंटेन करने का काम हमारा जर्नल का होता है। एनालिसिस करना होता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, नहीं करना होता है, ये इसी जगह पे जर्नल पे करना होता है। फिर उस ट्रांजैक्शंस में कौन से डेबिट का एस्पेक्ट है और कौन से क्रेडिट का एस्पेक्ट है, उनको रिकॉर्ड करना और अमाउंट वाइज उसको आइडेंटिफाई करने का काम भी इसी लेवल पे होता है। साथ ही साथ जर्नल हमें अगला जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप है लेजर पोस्टिंग, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। पहली सीढ़ी जब चढ़ जाओगे आप तभी तो सेकंड सीढ़ी पे चढ़ पाओगे, डायरेक्टली जंप तो नहीं कर सकते हो। तो हम ये देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि कैसे लेजर पोस्टिंग विदाउट जर्नल मेंटेन के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ये हमने देखे जर्नल के फंक्शन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे फंक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा जर्नल है अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, अगर हम हमारे जर्नल को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, उस केस में हमारे जर्नल के एडवांटेज क्या क्या होंगे। तो हमें ये अपना जो अगला टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ जर्नल। अगर आप अपनी बुक्स में जर्नल को प्रॉपर मेंटेन करोगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे देखते हैं। एक एडवांटेज हमें ये मिलेगा, पहला एडवांटेज जो है हमें ये मिलेगा कि भी आप पहला जो एडवांटेज है हमारा वो हमें ये मिलेगा कि हमें जब हम हमारा एडवांटेज ऑफ जर्नल देख रहे थे, एडवांटेज ऑफ जर्नल में सबसे पहला एडवांटेज, अगर आप अच्छे से जर्नल मेंटेन करते हो तो सबसे पहला जो आपका एडवांटेज है वो ये होता है कि अगर आपने कोई गलती की है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ एरर, यानी कि नो पॉसिबिलिटी, अगर आपने ध्यान रखा है नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, कोई भूल या गलती करने के लिए, भूल या गलती अगर आपकी हो जाती है तो ये पहला ही लेवल है जहां पे आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो हमें समझना है वो समझना है एडवांटेज ऑफ जर्नल। अगर आप अपनी बुक्स के अंदर जर्नल को प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो मैंने कहा था कि ये एक फाउंडेशन तैयार करने का आपका काम करेगा, ताकि आगे की जो जर्नी होगी वो बहुत सुखमय होगी और बहुत अच्छे से होगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंसेस मिल जाएंगे। तो प्रॉपर मेंटेन करोगे तो बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। पहला एडवांटेज हमने ये देखा कि पहला एडवांटेज होता है कि हमें नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस, यानी कि मैंने कहा था फंक्शंस के अंदर कि ये इस लेवल के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि इस पर किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो जब बहुत अच्छे से हमने किया और प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड किया तो हमने कहा हमें प्रॉपर करोगे तो आप बेनिफिट ऑफ जर्नल ये होगा, एडवांटेज ऑफ जर्नल ये होगा कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन का मतलब हुआ कि आपकी कोई गलतियां अगर हुई या कोई भूल हो जाती है तो मैंने कहा इस लेवल पे अगर कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई तो ये तो फाउंडेशन है, पहली सीढ़ी ही आपकी कमजोर हो गई। तो कैसे एक जर्नल
हमें किसी बड़ी गलती होने से बचाएगा, उसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा था आपको कि जर्नल के अंदर हम टोटल मारते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट समझ लीजिए, ठीक है। एक डेबिट का अमाउंट है और एक क्रेडिट का अमाउंट है। एक छोटा सा एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। DR डेबिट का अमाउंट और CR का अमाउंट। आपने कैश अकाउंट डेबिट टू राम करना था, मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम करना थी। मान लीजिए आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, या आपने क्या किया, ये 10,000 लिखा और यहाँ पे आपने गलती से 1000 रुपये, एक जीरो कम हो गया। डिटेल आपको लेजर पोस्टिंग के समय से पता चलेगी, पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि गलती से क्या हुआ, 10,000 रुपये डेबिट करना था और 10,000 ही क्रेडिट करना था, पर आपने क्या किया, गलती से 10,000 की जगह राम के अकाउंट के आगे लिख दिया आपने 1,000 रुपये। ठीक है, तो होगा ये, जब आप लेजर पोस्टिंग करने जाओगे तो आप राम के सामने 1,000 रुपये देखोगे कि फटाफट में जब काम करोगे तो आप सामने, तो हो सकता है हमने देखे नहीं भी देखे, तो हमने राम के अकाउंट में देखा 1000 रुपये, हमारी नज़र मान लीजिए यहाँ पे नहीं गई, हमारी नज़र सिर्फ राम के अकाउंटेंट में गई, उसने 1000 रुपये लिखा था और हमने 1000 रुपये से राम के अकाउंट के अंदर एंट्री लेजर पोस्टिंग कर ली। होगा ये कि राम का जो अकाउंट है वो फेयर पोजीशन नहीं बताएगा, सही पोजीशन नहीं बताएगा, उसका हमारे साथ अकाउंट का स्टेटस क्या है वो हमें सही पोजीशन नहीं बताएगा। पर जर्नल में क्या होगा, मैंने कहा था कि आपको हर पेज के एंड में इसकी टोटल करनी है। ऐसी बहुत सी गलतियां हो सकती है, मैं सारे सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने कहा था आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो जब आपने टोटल मारा 10,000 और मान लीजिए इसकी टोटल हुई इस पेज की 10,000 रुपीज, और जब इसकी टोटल मारी आपने बोला ये 1000 कैसे हो गया, बड़ी गलती होने से बच गई। क्योंकि हमें पता है कि जितने अमाउंट से डेबिट होता है अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होता है, उतने ही अमाउंट से दूसरा वाला अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो पहले ही लेवल में जब आप ये जर्नल का काम कर रहे थे, उसी दौरान अगर ऐसी कोई भूल हो गई, गलती हो गई, तो आपको वेरी फर्स्ट लेवल पे ही पता चल गई। अगर आप ये टोटल नहीं मारते तो राम का अकाउंट क्या सही बन जाता, क्या कभी भी सही पोजीशन हमें नहीं बताता था। ठीक है, तो हमने ये छोटा सा एग्जांपल था, आगे बहुत सारे एग्जांपल हम समझेंगे कि क्या क्या गलतियों से हमें जर्नल बचाएगा। तो पहला फायदा हुआ कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि ट्रांजेक्शंस को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको बहुत डीपली उस ट्रांजैक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, किसे डेबिट करना है, उसके अंदर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। बहुत सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करने के बाद ही जब आप रिकॉर्ड करोगे तो गलती होने का चांसेस कम होगा। अगला जो एडवांटेज हमने कहा कि हमेशा जो हमारा जर्नल होता है वो अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करते हुए चलता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही तो हम जर्नल को लिखते हैं। तो जब आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन किया है, सीक्वेंस को मेंटेन किया है, क्रम को मेंटेन किया है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस। एक ट्रांजेक्शन कब घटित हुआ है, उसके रिसोर्सेज, उसके संबंधित सोर्सेज डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया था, आपने 1/4/2022 के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया था, ठीक है, और आपने आपके जो वाउचर्स है वो मंथ वाइज मेंटेन किए हैं। आपने आपके वाउचर्स जो है वो मंथ वाइज मेंटेन किए हैं। आपने जर्नल में देखा 1 तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख का ये ट्रांजेक्शन है, उस दिन के वाउचर जाके आप देख लीजिए। तो मतलब ये हुआ कि आप चूंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर मेंटेन कर रहे हो, तो उसके संबंधित कभी भी डिटेल फिर से जानने की अगर जरूरत पड़ती है तो आप फटाक से पता कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ पे है, किस दिन इसका वाउचर हमें मिलेगा। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, हमारा क्या करता है, जर्नल। तो ये हमारा सेकेंड एडवांटेज हो गया। उसके बाद में मैंने कहा
कि जो एडवांटेज है सबसे पहला ये है, सबसे बड़ा ये है कि हमारे अकाउंट के अंदर कौन कौन से डेबिट के एस्पेक्ट है, कौन कौन से डेबिट के एस्पेक्ट है और कौन कौन से क्रेडिट वाले एस्पेक्ट है। सबसे पहले हमने ये कहा था कि कौन से ट्रांजैक्शंस वो अफेक्ट कर रहा है वो हमें यही पता चल जाएगा। इसी लेवल पे हम हमेशा ये पता करेंगे कि जो हमारा ट्रांजैक्शंस है उस ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो हमारा ट्रांजैक्शंस है उस ट्रांजैक्शंस के अंदर उसका, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो हमने फायदे ये बताए कि जब हम इसी लेवल के ऊपर, इसी सीक्वेंस में ड्यूरिंग जर्नल पोस्टिंग ही जर्नल की बुक्स को मेंटेन करते समय, जर्नल को मेंटेन करते समय ही हम किसी भी अकाउंट के अंदर डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, इस एस्पेक्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। इसी लेवल पे हम किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग करते समय हमें ज़रा भी वापस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, फिर वो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएगा। यानी कि लेजर की पोस्टिंग के टाइम हमने कहा था कि जब हमारा अकाउंट बनता है जब हमारा कोई भी अकाउंट बनता है उसमें एक साइड में डेबिट होगा, एक साइड में क्रेडिट होगा। ये किसे क्रेडिट करना है, किसे डेबिट करना है, ये सारे के सारे राज पहले से ही यहाँ पे हमें एनालिसिस कर ले होंगे। यानी कि अब उस एस्पेक्ट को आपको लेजर पोस्टिंग के टाइम या लेजर बनाते समय जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। रिपीटेशन ऑफ वर्क आपका बच जाएगा। ठीक है, चूंकि मैंने कहा और क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके, और एडवांटेज देखिए क्या होते हैं। और एडवांटेज ये होते हैं कि जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस के अंदर जर्नल को मेंटेन कर रहे हो, यानी कि जो हमारी जर्नल है उसको हमेशा सीक्वेंस के अंदर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम रूटीन बेसिस पे मेंटेन करते हैं। रूटीन बेसिस कह दीजिए या कह दीजिए डे टू डे बेसिस, डे टू डे बेसिस। यानी कि जर्नल जो है हमारी एक ऐसी बुक है जो जहां तक हो सके हमेशा के हमेशा मेंटेन कीजिए। रोज की रोज आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो जब रोज के रोज आपने ट्रांजैक्शंस किए तो मैंने कहा कोई गलती होने के या कोई ट्रांजैक्शंस को भूलने के चांसेस है लगभग खत्म हो जाते हैं। कि आपके लिए आपको पता है कि भी मुझे शाम को जाने से पहले सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने हैं। तो एक बार जब बुक्स में ट्रांजैक्शंस आ गए, बुक्स में आपने अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये हुआ कि आपने इस एक्टिविटी को डे टू डे बेसिस पे कर लिया। तो जो लेजर पोस्टिंग का जो हमारा वर्क है वो काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, आपकी सुविधा के अनुसार आपको हो जाएगा। यानी कि अब लेजर पोस्टिंग का जो काम है आप रोज का रोज ना करके एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद करोगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि पहली चांसेस ये था कि आज ट्रांजैक्शन हुआ, उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया तो कल भूल गए तो क्या होगा। तो मैंने कहा लेजर पोस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से बनता है, वो हमारा जर्नल की बुक से बनता है। चूंकि हम जर्नल में उस ट्रांजैक्शंस को पहले से ही मेंटेन कर चुके हैं तो अब हमें लेजर पोस्टिंग डे टू डे ना करके हमारी आवश्यकता के अनुसार,
बल्कि ट्रांजेक्शन आप रोज कीजिए, मना नहीं है। अगर बल्कि ट्रांजेक्शन नहीं है, आप वीकली मंथली जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से अगर आप अपनी लेजर पोस्टिंग का काम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ज़रा भी डर नहीं सताएगा कि मैं कोई ट्रांजेक्शन्स भूल गया तो उसको कैसे करूँगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे शॉर्ट आउट आ गई। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज बताए। और क्या एडवांटेज हो सकते हैं हमें, और हमें होगा एडवांटेज कि हमने कहा था कि जो हमारा नरेशन होता है जर्नल में, हमने कहा था कि नरेशंस लिखे जाते हैं। नरेशन क्या होती है, शॉर्टकट के अंदर ट्रांजेक्शन का ब्रीफ, हमारे ट्रांजेक्शन का शॉर्टकट के अंदर ब्रीफ होता है। ठीक है, तो हमने जब नरेशन मेंटेन किया तो हमने कहा कि जो हमारा नरेशन है कोई भी जर्नल के अंदर, जर्नल में हमने यहाँ पर मान लीजिए किसी अकाउंट को यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा था कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, और मैंने कहा था कि यहाँ पर उसका ट्रांजेक्शन्स का नरेशन लिखा जाता है। और नरेशन हमने ये बताया था कि नरेशन का मतलब हुआ उस ट्रांजेक्शन्स की समरी, वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन्स है क्या उसको समराइज फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि अब उस ट्रांजेक्शन्स के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको अपने सोर्स डॉक्यूमेंट की फाइल खोल के उसके सीक्वेंस में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। समझने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली क्या था, ये समझने के लिए आपको सिर्फ जर्नल खोलना है और उसकी समरी पढ़नी है। आपको मोटा मोटी एक पिक्चर समझ में आ जाएगी कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली है क्या। यानी कि एडवांटेज ये हुआ हमें कि जो हमारा नरेशन है वो ट्रांजेक्शन्स को यहीं पे ही हमको जर्नल में ही ब्रीफ करके बता देता है। तो अगर मैं कहूँ कि जब हमारा जर्नल का जो फॉर्मेट था, जर्नल के फॉर्मेट में क्या हुआ, देखिए जर्नल में डेट हमें बता दी, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है ये हमें बता दिया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है ये बता दिया। ठीक है, इसकी समरी हमें ये बता दी कि ये क्या हुआ था, इस ट्रांजेक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व था ये बता दिया। तो क्या डिटेल जानने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट में जाके और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? तो मैंने कहा जर्नल के अंदर आपने लगभग उस ट्रांजेक्शन्स के पूरे खानदान की डिटेल लिख दी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, किस तारीख को हुआ है, कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ उसका समराइज फॉर्मेट भी आपने लिख दिया। तो एडवांटेज ये हुआ कि जब आप जर्नल के अंदर किसी भी एंट्री को देखते हो तो उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको इसी जगह पे मिल जाता है। वो पता करने के लिए आपको किसी और बुक की लगभग सहायता जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम समझते हैं एडवांटेज हमने जर्नल के समझ लिए। इसके साथ ही हमने कहा जर्नल के अपने कुछ लिमिटेशंस भी है। तो हम ये देखते हैं कि जर्नल की लिमिटेशन ऑफ जर्नल क्या क्या हो सकती है, एक जर्नल की अपनी क्या लिमिटेशन है। देखिए ये लिमिटेशन ज़बरदस्ती बना रखी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन है, आपको कमी बताओ, आपको सचिन के अंदर कोई कमी, एक कमी बतानी है, तो आप क्या कहोगे, वो बॉलिंग नहीं करता है। या उल्टा पकड़ लीजिए कि आप कहते हो कि बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है पर इसमें कमी बताओ, तो आप बताओगे कि भी वो बैटिंग नहीं करता है, ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर लिमिटेशन पूछता है जर्नल के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो उसका वर्क ऑफ स्कोप नहीं है, फंक्शन नहीं है, उसके ऊपर या नीचे जाके कमियां ढूंढ लीजिए।
ठीक है। जैसे एक कमी ये बताई गई है कि भी यहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल नहीं मिलती है, यानी कि नो रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर अकाउंट इन वन प्लेस। मैंने प्रीवियस जो बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा राम, या मैंने जो एग्जांपल लिया था कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो ये लिमिटेशन मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि जर्नल बुक के अंदर हमें राम का पूरा हिसाब किताब देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर के अंदर राम का नेट बैलेंस हमारे अकाउंट का कितना है, राम से हम कितना मांगते हैं या राम हमसे कितना मांगता है, तो जर्नल नहीं बताएगा, क्योंकि जर्नल का काम ही नहीं है ये तो काम किसका है, लेजर का है। पर चूंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखना है तो हम ये लिख लेंगे कि भी जो हमारा पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल, एक पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल कह दीजिए या बैलेंस कह दीजिए, बैलेंस जानना हो तो हमें वो कभी भी जर्नल से पता नहीं चलेगा। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि आपको ज़बरदस्ती बुमराह में से गलतियां निकालनी है, तो आप बोलोगे कि भी गलतियां निकालनी है तो एक काम करो, वो अच्छी बैटिंग नहीं करता है, कुछ तो लिखो। बॉलर तो बहुत अच्छा है बट बॉलिंग नहीं करता है, सॉरी बैटिंग नहीं करता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड होते हैं, पर पर्टिकुलर किसी भी अकाउंट की डिटेल अगर चाहिए कि उसका नेट बैलेंस कितना है, उसकी वर्तमान स्थिति कितनी है, हम उससे मांगते हैं या वो हमसे मांगता है, वो हमारा जर्नल कभी बताता ही नहीं है। तो भी नहीं बताएगा तो मैंने कहा कि ये तो उसका काम ही नहीं है। उसका काम तो पहला स्टेप आपकी पहली जो आपको आगे की सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके आपके पाँव को एक सपोर्ट देना है और ताकि आप आगे की जर्नी तय कर सके। पर चूंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखना है तो चलो एक गलती तो ये लिख लेते हैं। और क्या लिमिटेशन हो सकती है, अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, अगर आपके जो ट्रांजैक्शंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आर लार्ज, इफ ट्रांजैक्शंस आर लार्ज इन वॉल्यूम, तो आपका जो काम है वह बहुत बल्कि हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वॉल्यूमनेस हो जाएगा। कैसे, इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, रोज के 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं, 1000 ट्रांजैक्शन होते हैं, 5000 ट्रांजैक्शन होते हैं। तो हमारा काम क्या होगा कि पहले हर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे, जर्नल के अंदर, और फिर उस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, पहले कहाँ करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में उसी ट्रांजैक्शन को हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। यानी कि ये हुआ कि हमारा जो काम है, जहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होगा, जहाँ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये समस्या जब आई, हालांकि ये समस्या है पर वास्तव में ये समस्या है ही नहीं, क्योंकि जब हमें प्रैक्टिकली पता चला कि यार ये समस्या तो जेन्युइन है, हमें बहुत अननेसेसरी तरह के काम के बार बार रिपीटिशंस आ रहे हैं, हमारा वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, हमें अकाउंटेंट बहुत सारे नियुक्त करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हमारे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसके लिए रास्ता क्या निकाला, आगे समझेंगे। हमने ये हमारी क्या थी, ये हमारी मिस्टेक थी, ये गलती हम कर रहे थे, हमारा काम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस गलती का सुधार करने के लिए हम लोग ऑलरेडी हमने कहा कि हम आगे क्या सीखेंगे, हम आगे हमारे जर्नल के सब डिवीजन कर देंगे। हम हमारे जर्नल के सब डिवीजन कर देंगे। हो सकता है हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या हमने ये देखा कि दिन भर में छोटी मोटी परचेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको जर्नल के अंदर न मेंटेन करके उसकी अपनी एक सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे। वो बुक हमारे लिए जर्नल का काम करेगी और हो सकता है कि लेजर का भी काम करे। आगे डिटेल में समझेंगे इस चीज को, पर समस्या तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपका काम बहुत बढ़ रहा था। परंतु इस समस्या को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि हमारे ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहां हम क्या करेंगे, जर्नल के अलग अलग टुकड़े कर देंगे उसके नेचर के हिसाब से। परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे, सेल्स को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे, कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन कर लेंगे। तो होगा क्या कि जो हमारा वॉल्यूम पहले जर्नल की एंट्री कर रहे थे, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, तो ये जो रिपीटेशन ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क है, वो लगभग हमने 90% काम हमारा कम कर देंगे। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो समस्या तो है, इसमें कोई दरार नहीं। अगर आप उसको प्रॉपरली टैकल नहीं करते हो, तो जहां पे आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, वहां पे आपका वर्क बढ़ जाता है। फिर जो एक समस्या है वो है, एक प्रॉब्लम है रिपीटेशन ऑफ वर्क। रिपीटेशन ऑफ वर्क का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सुबह आपने 10,000 में माल परचेज किया नकद में, फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, आपने 50,000 किसी और आदमी से परचेज किया नकद में, फिर आपने फिर से केस के बार बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो भी आपको बार बार आप उसको जोड़ तोड़ के नहीं लिख सकते हो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है। आपको मन में ऐसा लग रहा है कि इन ट्रांजेक्शन में जोड़ के मैं क्या एक साथ लिख सकता हूं क्या, पर चूंकि आपने देखा कि पार्टी अलग अलग इन्वॉल्व थी, तो एक नेचर का वर्क होने के कारण ही आपने राम से भी माल खरीदा, आपने मोहन से भी माल खरीदा, आपने सोहन से भी माल खरीदा, आपने एक्स से खरीदा, वाई से, सबसे माल खरीद रहे हो, पर चूंकि आपका बहुत मन कर रहा है कि सारे के सारे परचेज के हैं एक जगह डाल दूं। अगर आप जर्नल सामान्य वे से कर रहे हो, सामान्य हमारे जो पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से जर्नल मेंटेन करोगे, तो आपको ये लगेगा कि मेरा रिपीटेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर मैंने अभी ये कहा कि ये समस्या सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सेपरेट जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये भी एक्चुअली कोई समस्या नहीं है। हमने इस प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई किया, हमें लगा कि यार प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। हमने कहा जर्नल का सब डिवीजन करके, आगे सिखाएंगे, जर्नल का सब डिवीजन करके इन तीनों लिमिटेशंस से हम ओवरकम यानी कि बाहर लगभग निकल चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने अब तक फंक्शंस देख चुके हैं जर्नल के। फंक्शंस के साथ में हमने एडवांटेज भी देख लिए, साथ ही साथ हमने जर्नल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो लिमिटेशंस भी देख ली। और अब हम जर्नल के फीचर्स के बारे में समझेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके कैरेक्टर क्या होता है, जर्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको जर्नल के फीचर्स का क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है, तो आप जो हमारे जर्नल की डेफिनेशन है, डेफिनेशन सबसे पहले हमने क्या की थी, डेफिनेशन की थी। कुछ हमने उसका फॉर्मेट के फीचर्स देखे थे, उसके बाद में हमने क्या देखे, हमने उसके फंक्शंस देखे, उसके बाद में हमने क्या देखे, उसके एडवांटेज देखे और जर्नल के डिसएडवांटेज देखे। इन सारी चीज़ों को जोड़ के एक जगह लिख दीजिए, तो ये जर्नल का हो गया कैरेक्टर। उसका चरित्र क्या है, चरित्र ये हो गया कि वो एक ऐसी बुक है। देखिए,
एक ऐसी बुक है, क्या कैरेक्टर हो गया, हमने कहा ये एक बुक है जिसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो ये पहला फीचर्स हो गया। ठीक है, ऐसी बुक है जहां पे हम पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या हो गया, एक ऐसी बुक भी है जहां पे ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना किया जाता है। तो क्या ये हमारा फीचर्स नहीं हुआ क्या, ये भी तो फीचर्स हो गया। तो एक ऐसी बुक जिसका हमने प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी नाम दिया है, पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एंट्री में मेंटेन किया जाता है, पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए ओरिजिनल एंट्री हो गई। डिटेल में, बहुत डिटेल में ट्रांजैक्शन की स्टडी की जाती है, डिटेल में ट्रांजैक्शंस की स्टडी की जाती है। ट्रांजैक्शन की स्टडी करके उसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है। ये भी फीचर्स हो गया। साथ ही साथ उस अकाउंट के अंदर डेबिट का एस्पेक्ट कितना है और क्रेडिट का एस्पेक्ट कितना है वो भी लिखा जाता है। ये भी हमारा फीचर्स हो गया। साथ ही साथ हमने कहा कि नरेशन के अंदर, नरेशन एक ऐसी चीज होती है जहां पे समराइज फॉर्मेट के अंदर, समराइज फॉर्मेट में ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। हमने कहा किसी भी ट्रांजैक्शन का डिटेल अगर आपको समझना है, किसी भी ट्रांजैक्शन का डिटेल समझना है तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट में जाके ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप जर्नल की एंट्री देख लीजिए, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, उसकी डेट क्या है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, उस ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी तैयार है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट लेखा जोखा एक ही जगह पे मिल जाएगा, कंप्लीट लेखा एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हो गए। ठीक है, और क्या हुआ, जर्नलाइजिंग करने का काम होता है हमारा। क्या काम आएगा, जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या है अभी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 7 से 8 फीचर्स आपको लिखने हैं। तो जब आपको अगर फीचर्स का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भाई जर्नल के फीचर्स क्या है, तो कुछ मत कीजिए, आप उसकी मीनिंग याद कर लीजिए। जर्नल की जो मीनिंग थी उसी को टुकड़े करते करते आगे आप बढ़ जाइए। जैसे मैंने फिर से समराइज करता हूँ, मैंने कहा एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक ऐसी बुक है जहाँ पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए उसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। ठीक है, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, नरेशन के रूप में उसकी समरी लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके अंदर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, ये भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, जो एडवांटेज, फंक्शन, लिमिटेशंस, ठीक है, और डेफिनेशन को मिक्स कर लीजिए। ये बन गया आपके फीचर्स ऑफ जर्नल। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ नए शब्द। अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, जर्नलाइजिंग। तो कुछ नए शब्द, कुछ नए टर्म्स जो हमें जर्नल के चैप्टर में समझना है, वो हो गया जर्नलाइजिंग। तो आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि भाई जर्नलाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, आपने जर्नल बुक की शुरुआत कैसे की, आपको कोई सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, मैंने कहा सोर्स डॉक्यूमेंट वो बेस होगा, आपको कोई सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, वो बेस होगा जो इस बात का एविडेंस होगा, जो इस बात का एविडेंस होगा कि आपके यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पहली बार आपका
जो इस ट्रांजैक्शन के किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ दीदार स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ, आपने सोर्स डॉक्यूमेंट को देखा। सोर्स डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में आपको ये समझ में आया कि इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, आपने उसका निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में आपने ये सोचा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है। साथ ही साथ आपने ये भी सोचा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और एक बार जब आपने डेबिट और क्रेडिट के बारे में सोच लिया, उसके बाद में आपने ये देखा कि उसके अंदर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। फिर आपने क्या किया, जर्नल की बुक ओपन की और उसके अंदर डेबिट वाले अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट वाले अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उनके रेस्पेक्टिव अमाउंट को वहां पे लिख दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया थी, जहां से आपने सोर्स डॉक्यूमेंट को देखा और जर्नल के अंदर डेबिट क्रेडिट अकाउंट को करते हुए अमाउंट को लिख दिया, नरेशन बना दिया और लाइन खींच दी, आप एक प्रोसेस से होके गुजरे हो। क्या हुआ है, एक पूरा प्रोसेस। जैसे मैंने कहा, आपके घर में मम्मी अगर आपका खाना बनाती है तो मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे भिंडी की सब्जी बनानी है, तो उन्हें भी एक प्रोसेस से होकर निकलना पड़ेगा। वो भिंडी लाएंगे, उसको कटिंग करेंगे, फिर क्या होगा, चूल्हे के ऊपर तेल डाल के गरम करेंगे, भगोले के अंदर उसको गरम करेंगे, फिर उसके अंदर मसाला मिक्स करेंगे, फिर भिंडी करेंगे और उसका जो प्रोसेस है सेकते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि खाना बनाने का जैसे एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो जब आपने किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, वहां तक के सारे स्टेप्स, कहां तक के, जहां से आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, वहां से लगा के उसको बुक्स के अंदर डेबिट, ये राम अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और फिर अमाउंट, ये पूरा का जो है पूरा प्रोसेस, जहां पे उस ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है जर्नलाइजिंग। आप बोलोगे मम्मी ने खाना बना दिया, यानी कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो जब आपने यहां पे लाइन करके एक लाइन खींच दी, यानी कि आपका जर्नलाइजिंग का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो पूरा प्रोसेस, जहां से हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करने तक का जो प्रोसेस है जर्नल के अंदर, ये पूरे प्रोसेस का नाम है, वो है हमारा जर्नलाइजिंग। कुछ और शब्द भी यहां पे आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं। जब आपने एस्पेक्ट डिसाइड किया कि डेबिट या क्रेडिट किसे कहते हैं, जैसे आपने यहां पे डेट लिखी 1/4/2022, आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू राम, दोनों के पेज नंबर लिख दिए 25 और 15 और 27 मेरे एग्जाम्पल के अंदर। फिर आपने कहा इसके अंदर 10,000 अमाउंट इन्वॉल्व था। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे इसका नरेशन लिख दिया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम, और आपने लाइन खींच दी। तो जर्नल एंट्री का मतलब हुआ ये आपने एक जर्नल एंट्री कर दी। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी जर्नल एंट्री। बुक का नाम है, बच्चों याद रखना, बुक का नाम है जर्नल। ये जो पूरी किताब जिसके अंदर ये जर्नल एंट्री हो रही है एक पेज के अंदर, यहां पे मान लो ये लिखा गया है, तो जो बुक है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा जाएगा वो बुक कहलाती है जर्नल। और इस बुक के अंदर किसी भी पेज में किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आपने कंप्लीट रिकॉर्ड कर लिया, किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट किसे करता है ये देखते हुए उसका अमाउंट, उसके पेज नंबर, सब कुछ आपने कंप्लीट लिख दिया, तो ये कहलाएगा जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री। ऐसे बहुत सारी जर्नल एंट्रियां होते 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 आपकी जर्नल की पूरी बुक पूरी हो जाएगी। तो जर्नल की बुक हो जाएगी, तो इससे आगे का जो स्टेप है, यहां से इस ट्रांजैक्शन उठा के हम
लेजर पोस्टिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे नए जो टर्म्स है इसमें लेजर पोस्टिंग शब्द भी है, तो वो मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ पे हमने ये समझा कि जर्नल जो हमारे टर्म्स थे क्या क्या समझना था। जर्नल क्या है बहुत अच्छे से हमने कर दिया। जर्नल एंट्री क्या है वो भी समझ लिया। जर्नल एंट्री क्या है वो भी समझ लिया। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जब मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख दिया विथ नरेशन और विथ अमाउंट, विथ नरेशन और विथ अमाउंट, मैंने कहा ये मेरी एक जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है। और जर्नलाइजिंग जो मैंने कहा, तीसरा जो शब्द था जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग का मीनिंग मैंने ये बताया आपको कि जर्नलाइजिंग का मीनिंग होता है कि वो पूरा प्रोसेस, जर्नलाइजिंग क्या है, एक पूरा प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है जहां से हमने सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के उसके अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, एक को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया, अमाउंट लिखा और लाइन खींच दी कि भाई मेरा पूरा काम। ये जो पूरा रिकॉर्ड करने का जो काम था, आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या आधा घंटा लगा, जहां पे आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन किए, पूरे दिन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। तो कोई पूछेगा भैया आप क्या करके उठे हो, तो मैंने कहा वो मैंने जर्नलाइजिंग का वर्क कंप्लीट करके मैं आज अपने काम को पूरा किया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है जर्नलाइजिंग।